गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मुझे पता चला कि आप लोग जो है अपने घरों में जो है लावणी वावणी का जो सीज़न चल रहा है उसमें भी काम हाथ बटा रहे हैं घर वालों का। तो भी अच्छी बात है, आप लोग काम भी कीजिए, लेकिन प्लीज़ साथ के साथ जो है अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि देखिए आप लोग अभी धीरे धीरे क्योंकि आपके 10-15 मिनट की तो क्लास सारी होती है। एक 10-15 मिनट की है, मान लीजिए आपकी 4 क्लासेस है, तो टोटल मिला के भी आप लोगों का 1 घंटा नहीं होता। ठीक है, लगभग अगर नोट्स वोट्स सारी चीज़ें करोगे तो 2 से 3 घंटे आपको लगते हैं। 3 घंटे जो है आप लोग डेली के अपने देंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी बात होती है आप लोग मुझसे क्लियर करते हुए चलना अपनी चीज़ों को, ठीक है। और कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे अपना, हम लोगों ने बात की थी हमारी व्यापारिक पवनों के बारे में, यानी हमने ट्रेड विंड्स के बारे में देखा था। देखो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कम बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन आप लोग क्या है धीरे धीरे समझने की अगर कोशिश करेंगे तो समझ में आएंगी भी। ऐसा नहीं कि आपको समझ में ही नहीं आएंगी। कल हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किन किन बच्चों को समझ में आया और किन किन को नहीं आया। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सारी पवनों को कर लेगा वो, सारे प्रेशर बेल्ट बना देगा वो, ठीक है। और अगर यही चीज़ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारी, देखो कल हमने बात कर ली थी हमारी व्यापारिक पवनों के बारे में। अब देखिए ये पवने जो थी ये हमने बात की कि ये यहाँ आई, ठीक, ये इधर आके यहाँ मिली। अब क्या होता है पछुआ पवनों में, कि पछुआ पवनों में हमने बात की थी कि दोनों जो गोलार्ध हैं उसमें 60 से 65 डिग्री वाला जो ये वाला जो भाग होता है ये हमारा पछुआ पवनों वाला होता है। और पछुआ पवनों होती हैं और यहाँ पर क्या होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। बात की थी ना हमने उपोष्ण। देखिए अब मैं जो है डायरेक्ट नाम लूँगी उपोष्ण शीतोष्ण, ठीक है, और आपको उसी नाम से चीज़ों को समझना है। हमने बात की थी कि जो हमारा ये दोनों गोलार्धों के अंदर जो ये वाला क्षेत्र है उसको हमने उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र कहा था। अब नहीं, ये शीतोष्ण वाला और ये वाला जो था ये उपोष्ण कटिबंध वाला। तो यहाँ से क्या हुआ, जो ये वाला जो क्षेत्र था ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, तभी तो इधर की साइड हवा पवने गई हैं। क्योंकि हवाएं कैसे चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर है, इधर क्या बन गया हमारा लो प्रेशर बन गया। शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। अब जो पवनें चलेंगी वो कैसे चलेंगी, हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसको हम दोबारा एक डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए ये ग्लोब पे हमने बात की थी, ये था हमारा कितना 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक, जिसको हमने क्या कहा था ये लो प्रेशर है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखी, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है। फिर अगर हम यहाँ बात करें 30 से 35 डिग्री पर, तो यहाँ क्या था हमारा टेम्परेचर कम था और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था। और जो यहाँ पर जो हमारी पवनें चल रही थी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चल रही थी। ये चीज़ क्लियर हो गई थी। दोनों गोलार्धों को लेके चलना है, दक्षिण गोलार्ध में भी सेम पोजीशन सेम सिचुएशन होंगी, हम सिर्फ एक गोलार्ध को लेके चल रहे हैं। ये लीजिए बना ही देते हैं। ये थी 30 से 35, यहाँ था हाई प्रेशर और टेम्परेचर था कम, तो पवनें चली इधर से इधर। ये बात हम कर चुके हैं, ये हो गया था। अब देखिए जब आप ऊपर गए यहाँ 60 से 65 डिग्री, इधर भी कितना 60 से 65 डिग्री। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ टेम्परेचर नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा था, पृथ्वी का घूर्णन बल और हमारा
जो कौन सा बल था, अभी केंद्रीय बल काम कर रहा था, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर था। हम लोगों ने एक डायग्राम और देखा था, हमारा सारे डायग्राम को कनेक्ट करना। एक हमने ये वाला डायग्राम भी देखा था कि यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यहाँ नीचे बैठ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको अब कनेक्ट करनी है धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि ये वाला जो एरिया है ये लो प्रेशर वाला है, इधर ये लो प्रेशर वाला है। अब हवाएं कैसे चलेंगी इस हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की तरफ। तो अब हवाएं कैसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। इस वाले क्षेत्र के अंदर जो हवाएं चलती हैं वो हमारी ऐसे चलती हैं। क्लियर हुई ये चीज़? देखिए कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो विक्षेप हुआ था उसको हमने देख लिया था। इसी को हमने क्या कह दिया, हमारी पछुआ पवनें। पछुआ पवन जो कहा गया है वो इन पवनों को कहा गया है। ये जो पछुआ पवनें होती हैं ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाबीय क्षेत्र से ऊपर उठकर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठ करके जो नीचे उतरी थी, ठीक है ना, उनसे जिनका निर्माण हुआ था उनको हमने क्या कह दिया, पछुआ पवनें कह दिया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ समझ में आई कि हमारी पछुआ पवनें कौन सी हैं। बस इतनी चीज़ अभी आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करें हमारी कौन सी ध्रुवीय पवनों की। देखिए जो ध्रुवीय पवनें होती है, अब क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ टेम्परेचर कितना कम था, तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ भी तापमान कम था तो हाई प्रेशर, क्योंकि ध्रुवों पर तो 0 डिग्री पे हो रहा है ना, माइनस में। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब हवाएं इधर चलेंगी। समझ में आई ये चीज़ कि किस प्रकार से हमारी जो पवनें होती हैं वो एक गोलाब के ऊपर अपनी जो है विक्षेपित हो रही है और अपनी क्रिया कर रही है। क्लियर हुई ये चीज़? इसमें क्या होता है, हम लोगों ने ध्रुवीय कोश, हेडली कोश, फेरल कोश पढ़ लिया था ना, उन सब को अब आपको इन सब में कनेक्ट करना है। देखिए जब भी आप लोग को कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स किया कीजिए, क्योंकि फिर मज़ा ही नहीं आता आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोग रिस्पॉन्स करते हुए चलेंगे तो, क्योंकि जैसे ये चीज़ें क्या हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चैन नहीं पड़ेगा, और इसमें आप आंसर लिख भी नहीं पाएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझते हुए चलना है। तो ये हमारी कौन कौन सी हो गई, जो हमारी पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और हमारी ध्रुवीय पवनें थी, उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इनकी जो थ्योरी है उसको देखते हैं। ठीक है, जो पछुआ पवनें हैं, ये वाली जो पवनें हैं, क्योंकि देखो ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो स्थल भाग अधिक है, और जो दक्षिण भाग है उसमें क्या है, समुद्रीय भाग ज़्यादा है। तो समुद्रीय भाग होने के कारण जब ये 40 डिग्री पर होती है, जब ये 40 डिग्री पर, क्योंकि ये बहुत ना खतरनाक वाली हवाएं होती हैं, पछुआ जो पवनें चलती है, अपने यहाँ भी तो पछुआ पवनें चलती है ना, ठीक है, तो 40 डिग्री पर चलती है तो इनको गरजती चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, गरजती चालीसा। 50 डिग्री पे जब होती हैं तो इनको भयंकर पचासा कहते हैं, भयंकर पचासा। और अगर जब ये 60 डिग्री पर होती है तो हम इन्हें चीखती साठा कहते हैं। क्लियर हुई चीज? ये आपके एग्जाम में आती हैं, गरजती चालीसा, भयंकर पचासा, चीखती साठा। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं ये अपने प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, और कभी कभी मध्य अक्षांशों में, और कभी कभी तो आगे तक आ जाती है, क्योंकि ये इधर आ रही है, कभी कभी तो यहाँ तक और कभी कभी ये बहुत आगे तक आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्र, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर वाताग्र यानी चक्रवात आने लग जाते हैं। जब दो विपरीत प्रकार की हवाएं मिलती हैं तो बीच में क्या आता है, चक्रवात आता है। जब ये पवनें इधर पहुँच जाती है बहुत ज़्यादा,
इस रेखा को पार करके इधर आ जाती है तो इस वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, हमारे चक्रवात की दशा बन जाती है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को। अब जो ध्रुवीय था, ध्रुवीय में भी सेम कंडीशन थी। ध्रुवीय क्षेत्रों की हमने बात कर ली कि किस किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ और कैसे कैसे। ये पवनें जो होती है ना, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र से जब ये ऊपर उठी थी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब यहाँ से जब ऊपर उठी, जब ये इधर जाके और ऐसे आई तो यहाँ पे हमारा कौन सा बना, ये ध्रुवीय क्षेत्र था। ठीक है, तो सारे जो डायग्राम है उनको एक साथ मर्ज कर लेना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हम अपना स्टार्ट करेंगे अब इसमें, वो हमारी अस्थायी पवनों के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो आगे जो कल हम बात करेंगे वो है हमारी अस्थायी पवनें। आज बस हम इतना ही देखेंगे, लेकिन आप लोग इनको अच्छे से चीज़ों को समझना। ठीक है, जब ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये तीनों जो पवनें चलती है ना हमारी परमानेंट, जो इनको प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, जो ये परमानेंट विंड्स होती हैं, क्योंकि ये तो पूरे वर्ष भर चलती हैं। जब ये समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों के लिए आगे की चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बस क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आप लोगों को। उसके बाद जो हमारा ओशनोग्राफी आएगा वो बहुत ईजी है। ओशनोग्राफी को फिर हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ा था। बस क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सा साइंस में ज़्यादा घुस जाते हैं उसमें, तो आप लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत आ रही हो। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।